आज हम पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों को हल कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में मैंने पहले 7 उदाहरण करा चुका हूँ। ये 8वां उदाहरण है, संक्रिया पर आधारित है। सारणी दिया हुआ है, पहली पंक्ति में अवयव लिखे हुए 49, 1, 6। दूसरी पंक्ति में अवयव है 39, 7, 4 और तीसरी पंक्ति में अवयव है 10, 2, 1 का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य ये कि आपको यहाँ पर प्रसार का नियम नहीं अपनाना है, ना ही सारोचित्र विधि को उपयोग में लाना है। तो मैं सारणिकों के गुणधर्म को अप्लाई करना है। कहने का तात्पर्य ये कि 7वें गुणधर्म का प्रयोग नहीं करना है, बाकी किसी भी गुणधर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। तो बिना विस्तार के ज्ञात करने के लिए हमने इस सारणी को पहले मान लिया डेल्टा है। तो देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3। पहला स्तंभ है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3 सिंबल के तौर पर। अब मैंने कहा था कि पंक्ति या स्तंभ में संक्रिया किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको संक्रियाएं बताई गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर जैसे मैं थोड़ी देर के लिए ये संक्रिया लगा रहा हूँ कि जैसे R1 में से मैं R2 और R3 को जोड़ करके घटाऊं तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ भी 0 प्राप्त हो रहा है? अगर यहाँ भी 0 प्राप्त हो जाता तो 8वें गुणधर्म के कारण इस सारणी का मान क्या आ जाता? 0। तो ऐसे केस में हमें सब तरह से अपने दिमाग को घुमाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा कि तीसरे स्तंभ को मैं 8 से गुणा करूं और पहले स्तंभ में से घटाऊं तो मुझे दूसरा स्तंभ प्राप्त हो जाता है। तो मैंने अप्लाई किया संक्रिया C1 चेंज C1 माइनस 8C3। इसका अर्थ है कि मैं पहले स्तंभ में चेंज लाना चाह रहा हूं। और कैसे चेंज लाना चाह रहा हूं कि अगर मैं तीसरे स्तंभ को 8 से गुणा करूं और पहले स्तंभ में से घटाऊं तब पहले स्तंभ में क्या चेंज होकर के आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि पहला उदाहरण है इस टाइप का, तो मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही करके बताया जिससे आपकी समझ में आए। जैसे 49 माइनस 8 गुणा 6, तीसरे स्तंभ का अवयव था 6, तो 8 से गुणा किया और पहले स्तंभ के अवयव में से घटाया तो 49 माइनस 48 प्राप्त होता है 1। ऐसे ही यहाँ 39 माइनस 8 गुणा 4, क्योंकि यहाँ तीसरे स्तंभ में ये जो दूसरा अवयव है दूसरी पंक्ति का ये 4 है। तो यहाँ 39 माइनस 8 गुणा 4 किया तो 39 माइनस 32 7 प्राप्त किए। ऐसे ही 10 माइनस 1 गुणा 8, तो 10 माइनस 8 होता है हमारे पास 2। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ समान प्राप्त हुए। सारणिक का तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ अगर परस्पर सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ सर्वसम है, तो इस सारणिक का मान क्या होगा? 0। तो इस टाइप के भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं जब हमसे निषेध कर देता है या प्रतिबंध लगा देता है कि आपको प्रसार नहीं करना है और इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तब हमें ऐसी कोई न कोई सारणी का गुणधर्म को उपयोग में लाना होता है जिससे हमें उसका मान प्राप्त हो सके। ऐसे केसेस में ज़्यादातर सारणी का मान 0 ही प्राप्त होता है। अब देखिए उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 ये दिया है कि सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो इस सारणी को मैंने मान लिया डेल्टा। इसका पहला स्तंभ है 1 1 1,
दूसरा स्तंभ है ए बी सी, तीसरा स्तंभ है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और पहली पंक्ति 1 ए बी प्लस सी, दूसरी पंक्ति 1 बी सी प्लस ए, तीसरी पंक्ति 1 सी ए प्लस बी है। तो मैंने यहाँ सिंबल दे दिए हैं कि ये R1 है, मतलब पहली पंक्ति है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आपको कौन सी संक्रिया लगानी है, कहाँ आपका दिमाग चल रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो इसके लिए सारणिक के गुणधर्म हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। जैसे तीसरा गुणधर्म जनरली ऐसे सवालों में विशेष उपयोगी होता है, गुणधर्म 4 विशेष उपयोगी होता है, गुणधर्म 8 विशेष उपयोगी होता है, गुणधर्म 9 विशेष उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हमने पहले संक्रिया लगाने वाला मतलब गुणधर्म 6 को काम में लिया कि कौन सी संक्रिया लगाई जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, अगर दूसरे और तीसरे स्तंभ को जोड़ करके दूसरे स्तंभ में भी चेंज लाया जा सकता है या तीसरे स्तंभ में भी चेंज लाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर तीसरे स्तंभ में चेंज लाया, संक्रिया C3 चेंज C3 प्लस C2 से। कहने का अर्थ तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ करके जो मान आएगा उसे हमें तीसरे स्तंभ में चेंजेबल स्थिति में रखना है। कहने का मतलब क्या चेंज हो रहा है तीसरे स्तंभ में। तो पहला स्तंभ नो चेंज, दूसरा स्तंभ नो चेंज, तीसरे स्तंभ में हमने देखा तो B प्लस सी में जब ये जुड़ेगा तो क्या लिखा जाएगा A प्लस बी प्लस सी, C प्लस ए में जब B जुड़ेगा तो लिखा जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी में जब C जुड़ेगा तो A प्लस बी प्लस सी। अब हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे स्तंभ में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसका मतलब गुणधर्म 4 यहाँ हमारे लिए सबसे सटीक बैठता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर कोई गुणनखंड आपको नजर आ रहा है उभयनिष्ठ तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हमने A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाला गुणधर्म 4 से। तो क्या प्राप्त किया हमने, पहला स्तंभ नो चेंज, दूसरा स्तंभ नो चेंज, तीसरे स्तंभ में 1 1 1 प्राप्त किया। तो हमने क्या देखा, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों ही कैसे हो गए, समान, जो हमें ये बताते हैं कि इस सारणी का मान क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि C1 और C3 मतलब पहला और तीसरा स्तंभ समान है, अर्थात गुणधर्म 3 के अनुसार किन्हीं दो स्तंभों का या किन्हीं दो पंक्तियों का समान होना सारणी के मान को 0 बताता है। तो यहाँ पर इस सारणी का मान 0 हो गया, 0 का जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो मान होगा 0। अब देखिए इसी प्रकार का एक उदाहरण है 10 में दिया हुआ है सारणी, इसका मान भी हमें बिना विस्तार के ही ज्ञात करना है। तो तीनों ही उदाहरण एक जैसे हैं, केवल हमें यह देखना होता है कि कौन सी संक्रिया लगाई जाए। अब ये मैंने बताया जैसे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। पहले दोनों उदाहरणों में स्तंभ वाली संक्रिया लगी, यहाँ पर स्तंभ वाली संक्रिया से मुझे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मैंने पंक्ति वाली संक्रिया को लगाने की कोशिश की। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति तीनों को जोड़ करके किसी एक पंक्ति में चेंज लाए। तो मैंने पहली पंक्ति में चेंज लाया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं क्या देख रहा हूँ, A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस बी प्लस सी, M प्लस N प्लस P माइनस M प्लस N प्लस P, इसी प्रकार से X प्लस वाई प्लस Z माइनस X प्लस वाई प्लस Z। तो पहली पंक्ति में 0 नजर आ जाती है और दूसरी और तीसरी पंक्ति एज इट इज लिखी। तो हमने क्या देखा कि गुणधर्म 8 हमसे ये कहता है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में समस्त 0 अगर नजर आ रही हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो इस आधार पर हमने बिना प्रसार के ही इस सारणी का मान 0 घोषित कर दिया। अब उदाहरण नंबर 11 जो है वो इन तीनों उदाहरणों से थोड़ा सा अलग है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमें अलग से रखना पड़ेगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बने या अधिकतम 0 कैसे लाई जाए, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो देखिए उदाहरण 11 को समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 11 एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है
और इसमें आपको सारणिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। सारणिक के गुणधर्म तो याद रखने ही हैं, यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सारणिक के गुणधर्म याद नहीं करने, सारणिक के गुणधर्म तो याद रखने हैं, लेकिन सवाल की पृष्ठभूमि को कैसे हमें समझना है, कैसे हल करना है, इसके लिए पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन से हैं। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। अगर मान लीजिए यही आता तो मैं 10वें गुणधर्म के आधार पर इसका मान सोच सकता था कि इस सारणिक का मान क्या हो सकता है। जैसे x की जगह y रखूं तो ये शून्य प्रतीत होता, तो इसका मतलब x माइनस वाई एक गुणनखंड होता। x की जगह z रख के सोचता तो x माइनस जेड एक गुणनखंड होता। y की जगह z रख के सोचता तो y माइनस जेड एक गुणनखंड होता, गुणधर्म 10 के कारण। लेकिन हमसे ये नहीं कहा है कि इसका मान वैसे बताना है, हमसे कहा गया है कि इस सारणिक को इस मान के बराबर लाना है। तो कैसे लाएं? तो चूंकि शुरुआत है अभी उदाहरणों की, तो आप अपने दिमाग में एक चीज अच्छे ढंग से बिठा लें कि सारणिक सरल हो जाता है यदि हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में उभयनिष्ठ गुणनखंड का निर्माण कर दें या उसमें अधिकतम 0 लाने का प्रयास करें। यहां पर पहले स्तंभ में मुझे 1 1 1 नजर आ रहा है, तो यहां पर मैं आसानी से 0 प्राप्त कर सकता हूं। तो मैं एक एक करके संक्रिया लगाई है, चाहता तो एक साथ 2 संक्रिया लगा सकता था, लेकिन क्योंकि आपके लिए पहला उदाहरण है तो मैंने अलग अलग करके ही संक्रियाओं को लगाने का प्रयास किया है जिससे आपको समझ में आए। यह R1 मैं इसे नो चेंज में रख रहा हूं, R2 और R3 में चेंज लाना चाह रहा हूं। तो देखिए मैं हमेशा इसी प्रकार से लिखता हूं, जिसमें चेंज लाना होता है उसे पहले लिखते हैं और कैसा चेंज लाना है उसे एरो के बाद लिखते हैं। मुझे दूसरी पंक्ति में चेंज लाना है और कैसे लाना है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस करना है। तो पहली और तीसरी पंक्ति तो नो चेंज में रहेगी, तो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति नो चेंज में रखी, दूसरी पंक्ति में ही अंतर परिवर्तन लाना है। तो देखिए 1 माइनस 1 0, बाई माइनस एक्स, इसी प्रकार से बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, इसके गुणनखंड हैं बाई प्लस एक्स और बाई माइनस एक्स। तो गुणधर्म 4 ये कहता है कि अगर किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नजर आए तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने गुणधर्म 4 के कारण बाई माइनस एक्स को यहाँ से बाहर किया, तो दूसरी पंक्ति में जो चेंज आया वो आया 0 a बाई प्लस एक्स। अब जो क्रिया हमने दूसरी पंक्ति के लिए की थी उसी प्रकार की स्थिति हमने तीसरी पंक्ति के लिए भी लागू की। तो संक्रिया लगाई R3 चेंज R3 माइनस R1, मतलब तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को हमें माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 जेड माइनस एक्स, ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, तीसरी पंक्ति में मेरे पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जेड माइनस एक्स प्राप्त हो रहा है। तो गुणधर्म 4 से मैंने यहाँ पर जेड माइनस एक्स को बाहर किया। तब तीसरी पंक्ति में जो चेंज हुआ वो हुआ 0 a जेड प्लस एक्स। अब चाहें तो हम यहाँ से ही सीधे प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि बिना विस्तार के हम हल नहीं कर सकते। प्रथम स्तंभ के अनुदेश हम इसे प्रसार कर सकते हैं और उससे भी माना जाए, लेकिन मैं चूंकि सारणी के गुणधर्मों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर गुणधर्म 9 अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 बन जाए तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक हो जाएगा, जिसका मान गुणधर्म 9 के कारण मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होगा। तो मैंने इसको 0 बनाने के लिए संक्रिया लगाई। सोचिए, तीसरी पंक्ति में चेंज लाना चाह रहे हैं, कैसे लाना चाह रहे हैं, दूसरी पंक्ति के कारण इसे 0 लाना चाह रहे हैं।
तो R3 चेंज R3 माइनस R2। तो देखिए तीसरी पंक्ति में चेंज आया 0, 1 माइनस 1 0, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, जेड माइनस वाई रहा। अब देखिए अब यहाँ गुणधर्म 9 आसानी से अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणी के गुणधर्म 9 को ध्यान में रखते हुए मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन करें तो 1 गुणा जेड माइनस वाई। अब इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में जमाने के लिए, चक्रीय क्रम में जमाने के लिए मैंने यहाँ से माइनस को बाहर किया तो ये बन गया x माइनस वाई, यहाँ से माइनस को पुनः बाहर किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया y माइनस जेड और ये रह गया z माइनस एक्स। तो इस प्रकार से मैंने RHS प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर सवाल, और इसी टाइप के सवाल हमें राजस्थान बोर्ड में अधिकतर मिलते हैं। इसके बाद कंटिन्यू उदाहरणों को हम कंसीडर करेंगे, 12 है, 13 है, 14 है, ऐसे ही 21 तक उदाहरण होंगे हमारे पास। उसके बाद आपको एक्सरसाइज देखनी है। धन्यवाद।